हिस्ट्री में आज हम मौर्य काल की शुरुआत कर रहे हैं और ये वो समय है जब पहली बार पूरे भारत में केंद्रीकरण लागू होता है। केंद्रीकरण क्या होता है? जैसे अभी भी हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, सभी में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सभी क्या है, केंद्र के अधीन है। केंद्र में कौन बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो जब राज्य केंद्र के लिए सेंट्रलाइज हो रहे हैं, उसके अधीन हो रहे हैं, उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, राज्यों का एक संघ है भारत। बिल्कुल उसी तरह से एक व्यवस्था जब पूरे भारत में पहली बार हुई तो वो समय था मौर्य साम्राज्य। ये समय हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत बड़े बदलाव होते हुए देखेंगे। वो बदलाव क्या? राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, कला, अर्थव्यवस्था और इन सब क्षेत्रों में इस प्रकार के बदलाव देखेंगे। उनका एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। यहाँ पर एक राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसकी स्थापना करेंगे, इस वंश के संस्थापक है। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। जैन धर्म को केवल स्वीकार नहीं कर रहे, वो जैन धर्म में को अपने जीवन को जैन धर्म में समर्पित कर देते हैं और अपने जीवन का त्याग करते हैं संलेखना विधि द्वारा, संथारा विधि द्वारा। होती क्या है अभी बताऊंगा, समझाऊंगा। मतलब कुल मिलाकर अपने शरीर को त्याग करते हैं उन्हीं के तरीके से, ठीक है, मृत्यु ले लेते हैं। उसके बाद इनके पुत्र आ रहे हैं और ये आजीविक धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। अशोक है, इन्हीं के पुत्र है, ये क्या कर रहे हैं? ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और केवल स्वीकार नहीं कर रहे, एक बड़ा युद्ध लड़ने के बाद में, जो उस समय का सबसे बड़ा युद्ध था, उसको लड़ने के बाद में, अपने भाइयों की हत्या करने के बाद में, हजारों लाखों लोग मारने के बाद में, बौद्ध धर्म को स्वीकार करके और क्या करते हैं, शांति प्रिय हो जाते हैं, अहिंसावादी हो जाते हैं और बौद्ध धर्म में के लिए इतने समर्पित हो जाते हैं कि बौद्ध के धम्म की नीतियों पर चलते हैं। और केवल चलते नहीं है, सबको चलने की सलाह देते हैं, आज्ञा देते हैं और केवल उसका प्रचार प्रसार भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी करते हैं। तो इतना ज्यादा हम बदलाव होते हुए देखेंगे कि पिता है तो किसी दूसरे धर्म में, उसका पुत्र है किसी दूसरे धर्म में, पौत्र है, पोता है तो किसी और धर्म में। तो बाप बेटे का धर्म, अपने अपने धर्म, अलग अलग धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और अलग अलग उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इतना बड़े धार्मिक बदलाव होते हुए देखेंगे, प्रशासन में इतना बड़ा बदलाव होते हुए देखेंगे, राजनीति में इतना बड़ा बदलाव होते हुए देखेंगे कि पूरा भारत जब पहली बार एक साम्राज्य के रूप में तब्दील हुआ, जो हम वर्तमान भारत देख रहे हैं, उसके पाकिस्तान, अफगानिस्तान साइड तक, इधर बांग्लादेश और ये म्यांमार की तरफ, सारे में साम्राज्य विस्तार था, उत्तर से दक्षिण तक साम्राज्य विस्तार था। एक इतना बड़ा साम्राज्य पहली बार भारत में स्थापित हुआ था। तो इतना सब कुछ बदलते हुए देखेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके लिए यहाँ पर हम इसे तीन आयामों से समझेंगे क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है और समझना अगर हम एक एक चीज को करेंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए हम शासक, जो इसके शासक हैं महत्वपूर्ण, हम उन्हें समझेंगे। इसके स्रोत हैं जिनसे हमें पता चलता है इस समय की व्यवस्था का, अभिलेखीय या पुरातात्विक स्रोत, उसके अलावा साहित्यिक स्रोत। तो ये जूनागढ़ का अभिलेख, अशोक का अभिलेख। अब यहाँ पर एक विदेशी है मेगास्थनीज, जो भारत में आकर दार्शनिक के रूप में, राजदूत के रूप में आ रहा है और इंडिका लिख रहा है, एक किताब लिख रहा है जिससे हमें इसके प्रशासन की जानकारी मिल रही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो अपने आप में राजनीति की सबसे बड़ी पुस्तक माना जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब तीसरी चीज देखो, पहली शासक, स्रोत और तीसरा प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला, उस समय पर कैसे होते थे ये चीज। अब हमें तीन चीजों को समझना है, तीनों से ही हमारे एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। अब तीनों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर मिश्रित करके समझेंगे। जैसे कि अशोक के अभिलेखों को समझना है, तो जब अशोक को समझेंगे तो हम इसके अभिलेखों को, शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, वृद्ध शिलालेख, लघु शिलालेख क्या होते हैं, ये कितने हैं, कैसे हैं, किसमें क्या वर्णन मिलता है, उसको हम यहाँ पर समझ लेंगे। उसके अलावा साहित्यिक स्रोत में जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से हमें यहाँ की प्रशासन की, समाज की, अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, तो यहाँ से इसे समझ लेंगे। बौद्ध जैन धर्म के साहित्यों से, दीपवंश, महावंश से, सिंगली साहित्य से हमें यहाँ के धर्म कला के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनसे हम इनको रिलेट करते हुए आपस में समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन देखो ये सब बदलाव हो क्यों रहा है, सबसे पहले तो वो समझना जरूरी है। इसका आधार मैं एक बार रख देता हूं, लेकिन उससे पहले देखो हमने किया क्या है। अभी तक हिस्ट्री में हमने शुरुआत से चले थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। और यदि आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्रॉपर सीक्वेंस में क्लासेस देखिए आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। कुछ क्लासेज का सारी क्लास एक सीक्वेंस में देखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी कि हमने पाषाण काल को समझा, पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, तो किस तरह से वहां पर
इंसान के रहन सहन में बदलाव हुआ, गुफाओं से निकलकर कैसे जमीन पर आया, फिर जमीन से उसने धीरे धीरे कैसे घर बनाए, धीरे धीरे उसने नगर योजना तैयार करके पहला नगरीकरण और पहला समाज स्थापित किया, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता। एक सभ्यता ने जन्म लिया जो नगरीकरण की व्यवस्था थी। फिर इससे बदलकर एक फिर से व्यवस्था आती है, कौन सी, ग्रामीण व्यवस्था, कौन सी, वैदिक सभ्यता। एक फिर से सभ्यता ने जन्म लिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राजनीति में बदलाव हुआ। राजनीति में क्या बदलाव हुआ, पहले राजा कमजोर था, फिर ताकतवर हो जाता है, जनपदों का निर्माण हो जाता है, राजा निरंकुश होने लगता है, महाजनपद बनने लगते हैं। महाजनपद काल में हमने देखा कि किस तरह से 16 महाजनपद में से कुछ गणतंत्र और बाकी राजतंत्र थे। तो हमने उस राजनीति को बदलते हुए देखा। फिर हमने धर्म को बदलते हुए देखा कि किस तरह से जैन धर्म, आजीविक धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब का उदय हुआ, ये हमने समझा। फिर हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक आया, हालांकि छोटा सा पार्ट था वो, लेकिन हम इस टॉपिक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, सिकंदर का आक्रमण। बाहर से एक विदेशी आ रहा है जो यहाँ पर आकर आक्रमण कर रहा है। अब जब यहाँ पर आकर आक्रमण कर रहा है तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ के जो राजा है, ये इसकी नींव क्यों रखी गई है, ये साम्राज्य क्यों बना, उसके लिए बता रहा हूँ। फिर से कहूंगा, यदि वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी हिस्ट्री एक कहानी के रूप में अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। फिर भी संक्षेप में मैं सिकंदर से यहाँ से चालू कर रहा हूँ कि होता क्या है। देखो यहाँ पर आप समझना, एक थोड़ा सा मैप ले रहे हैं, ये मान लिया ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये आपको पता होगा, यहाँ पर ये बिहार उत्तर प्रदेश साइड में होता था मगध साम्राज्य। मगध कैसे बन रहा है, मगध बन रहा है, हमारे जो 16 महाजनपद हैं, बड़े बड़े महाजनपद हैं, उनको धीरे धीरे ओवरटेक करके उन पर एक दूसरे में लड़ाइयां होकर अपना विस्तार करने की कोशिश, शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश के सहारे मगध साम्राज्य मगध बनता है, ठीक है। मगध महाजनपद, सभी 16 महाजनपद जो यहाँ पर भी होते थे, यहाँ पर होते थे, यहाँ पर विराट, मथुरा, ये सब, इन सभी महाजनपदों को लेते हुए ये मगध महाजनपद बनता है। मतलब सभी को हराते हुए ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरता है, ठीक है। सिकंदर आ रहा है यहाँ से, यूनान से, यहाँ पर यूनान पड़ रहा है, वहां से सिकंदर आ रहा है, और सिकंदर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर लड़ाइयां कर रहा है। 2 लड़ाइयां, एक लड़ाई हो रही है हालांकि मेन, कौन सी, कि राजा पोरुष से। जब उससे लड़ाई हो रही है तो सिकंदर, देखो यहाँ सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियां हैं। तो सिकंदर व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों, सैनिकों ने मना कर दिया, हम थके हुए हैं। दूसरा कारण ये भी था, एक तो थके हुए थे, बहुत टाइम से लड़ाई करते हुए आ रहे थे। अब एक समझ उनको ये आई थी कि हम एक अभी अभी एक राजा से मिले हैं, कौन से, पोरुष से, जो बड़ा शक्तिशाली है। अब अगर ये राजा, जिसका यहाँ पर ज्यादा नाम भी नहीं जानते, वो इतना शक्तिशाली है, उसने लगभग हमको हरा दिया था, गलती से वो चोटिल हो गया, घायल हो गया और वो हार गया, वो बात अलग है, लेकिन हमें हरा दिया, तो हम इस मगध से कैसे लड़ पाएंगे जिसने इतने सारे महाजनपदों को हरा रखा है। तो एक ये कारण भी था। अब सिकंदर को ये चीज समझ में आती है, सिकंदर बोलता है कि भाई चलो वापस चलो घर, बाद में देखेंगे। लेकिन वो तो वापस चला गया, यहां पर एक अपने सेनापति को छोड़ के जा रहा है जिसका नाम है सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अपने एक उत्तराधिकारी को छोड़ के जा रहा है। ध्यान समझना, यहां पर बैठा हुआ है कौन, मगध में घनानंद, घनानंद वंश कौन से चल रहा है यहाँ पर, महापदम नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। तो उसका राजा है घनानंद। अब देखो जो सिकंदर है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कभी नहीं मिला, मतलब लड़ाई नहीं हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य का वहां पर इसके साथ में, सिकंदर के साथ कोई सीन नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ के राजाओं ने देखा कि एक बाहर से एक युवा आ रहा है और वो यहां तक अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, और हर कोई उसका ही मतलब उसकी ही बड़ाई कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है सिकंदर महान, सिकंदर महान। उसमें इतना दम है, इतनी ताकत है कि सब राजा उससे डर रहे हैं। तो यहाँ के राजाओं के मन में भी यही आया कि हम अपना राज्य विस्तार कर रहे हैं, जितना राज्य विस्तार होगा, जितना क्षेत्र विस्तार होगा, उतनी हमारी पावर बढ़ेगी। अब यहाँ पर जब ये सेल्यूकस को छोड़ गया, तो इसको हम अभी देखेंगे। सेल्यूकस अपना धीरे धीरे विस्तार कर रहा है यहाँ पर। यहीं पर एक जगह है तक्षशिला, तक्षशिला पता होगा, तक्षशिला का एक महाजनपद होता था यहाँ पर। उस तक्षशिला में है आचार्य कौन, चाणक्य है। चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य, ठीक है, ध्यान रखना है, एक ही नाम है। तो चाणक्य, चाणक्य इस घनानंद के दरबार में आ रहे हैं, ध्यान से समझना, चाणक्य घनानंद के दरबार में आ रहे हैं। घनानंद क्या कर देता है इनको, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मौर्य साम्राज्य स्थापित कैसे हुआ, क्योंकि कहानी तो डिटेल में सबको पता होगी, फिर भी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो घनानंद के दरबार में है चाणक्य। घनानंद क्या करता है,
है कहां पर, तक्षशिला में आचार्य हैं। घनानंद के दरबार में जब ये आते हैं, घनानंद इनको अपमानित कर देता है। उस अपमान का बदला लेने के लिए ये एक युवा को तैयार करते हैं कि इसको चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त, इनकी माता के नाम पर इनका नाम मौर्य पड़ जाता है, मौर्य। तो चंद्रगुप्त को, एक युवा को तैयार किया और धीरे धीरे उसको इतना प्रशिक्षित किया, इतनी शिक्षा दी कि वो इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है और चंद्रगुप्त और घनानंद का युद्ध होता है, लड़ाई होती है। चंद्रगुप्त घनानंद को हरा देते हैं, ठीक है, घनानंद खत्म। और यहां पर कौन बैठ जाता है, मगध में, मगध में बैठ जाता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य वंश की शुरुआत कर दी। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे जो ये सभी महाजनपद थे, ये क्या थे, अभी के जैसे मैंने बताया अभी कि राज्य है और केंद्र में एक शक्ति बैठी हुई है। तो लेकिन इनकी शक्ति थोड़ी सी इतनी अधीन नहीं थी, पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सबको अपने अंडर में ले लिया और यहां से लेकर और दक्षिण भारत तक और इधर तक, अभी बताऊंगा कितना, तो वो साम्राज्य विस्तार पूरा कर दिया। जब ये साम्राज्य विस्तार हुआ तो यहां पर सेल्यूकस बैठा हुआ है। सेल्यूकस तो सिकंदर तो चला गया। अब सिकंदर चला गया तो सेल्यूकस को लग रहा है कि मैं भी सिकंदर का की तरह आगे बढ़ूं और इनको हरा दूं। लेकिन ये ऑलरेडी इतनी बड़ी शक्ति बन गए हैं कि इनको हरा पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, सेल्यूकस चंद्रगुप्त से लड़ाई कर रहा है, ठीक है, लड़ाई कर दी। अब सेल्यूकस कहां टिकेगा इतने बड़े शासक के सामने, तो सेल्यूकस, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भी हरा दिया। कहानी सुनते जाना, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भी हरा दिया। अब इनकी संधि हो रही है, इनकी संधि हो रही है क्या, कि भाई मैं 4 राज्य तुम्हें दे रहा हूं। तो यहाँ के 4 राज्य जो उसके पास थे सेल्यूकस के, उनमें से 4 राज्य इनको दे देता है चंद्रगुप्त को। और क्या करता है, इसकी बेटी है, पुत्री, उसका नाम है हेलना, हेलना, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त से कर देता है। तो सेल्यूकस की बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से हो गया, संधि हो गया आपस में। जब ये हो जाते हैं, आपस में संधि हो जाती है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पर भी चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। मतलब यहां संधि हो गए और बाकी पर अधिकार है ही। अब इसकी पुत्री के साथ में 500 हाथी ये इसको दे देते हैं बदले में, कि चलो तुम 500 हाथी रख लो। क्यों रख लो, क्योंकि उसके पास हाथी नहीं है। क्यों नहीं है, हाथियों की वजह से ही, मैंने लास्ट क्लास में जब मगध का उत्कर्ष बताया था तो बताया था कि मगध जो बाकी जितने भी महाजनपद थे हमारे 15, उनमें सबसे शक्तिशाली बनकर उभरता क्यों है, तो उसकी वजह थी हाथी, उसकी सेनाओं में होना, हाथियों का होना। दूसरा क्या था, दुर्ग, जो उसका किला था वो जल दुर्ग बनाना, चारों तरफ जल से भरा हुआ किला होना, मजबूत राजधानियां होनी, पहाड़ियों से घिरी हुई। तो बहुत सारी वजह से, लोहे का प्रयोग होना, लोहा यहाँ से खोज लिया गया था उत्तर प्रदेश से और यहाँ पर ये हथियार बनाकर उसको यूज करते थे। तो इनके पास हाथी भरमार थे, हाथी की सेना लेकर ही ये चलते हैं और यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तो 500 हाथी संधि के बाद में ये इसको दे देता है। अब क्या करता है, यहाँ भी कौन आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, चंद्रगुप्त मौर्य आ गए नीचे तक, दक्षिण भारत तक, और इधर भी सारे में चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मौर्य वंश की नींव रख जाती है। तो हमें करना क्या है, देखो अभी समझो, हमें ये शासक समझने हैं, ये पुरातात्विक स्रोत समझने हैं, और उसके बाद में ये प्रशासन, समाज व्यवस्था समझनी है, धर्म समझना है, कला समझनी है। बुद्ध की जो पहली मूर्तियां बन रही हैं वो इसी समय पर बन रही है, तो वो सब कैसे बनी, क्या हुआ, वो सब समझेंगे। तो पहले आते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य से। जितना पॉसिबल हो सकेगा मर्ज करके चलेंगे, अशोक में अशोक के अभिलेखों को साथ में करेंगे और इसमें इसको करेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, मैंने कहानी को सुना दिया है, उसी कहानी में इसको डाल देते हैं, क्या है, फैक्ट्स को। पहले एक बार फैक्ट्स देख लेते हैं और फिर वो कहानी को रिलेट कर लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, समय क्या है, 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक का। ईस्वी पूर्व मतलब अभी भी बीसीई में चल रहे हैं हम, अभी भी हम जीरो से माइनस में चल रहे हैं, पहले चल रहे हैं। और ये सिकंदर का टाइम याद होगा, 326 के आसपास वो भारत की तरफ आ रहा है और फिर लौट जाता है, और उसी के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आ रहे हैं, मैंने बताया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये समय है, ये समय याद रखें। अन्य नाम क्या है, सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस, मतलब एक इतिहासकार हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कुछ, जब वो भारत की कुछ किताबें पढ़ रहे थे, भारत से संबंधित विदेशियों का वर्णन और भारतीयों का वर्णन, तो उसमें से एक पुस्तक मिलती है और उस पुस्तक में एक नाम मिलता है, ये पूरी कहानी मिलती है। उस नाम, वो नाम था एंड्रोकोटस, ठीक है। तो उसमें विलियम जोन्स ने पहली बार उस एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस की पहचान की, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, कि ये एंड्रोकोटस जो विदेशी ने, देखो
हम क्या बोल रहे हैं, सिकंदर को सिकंदर बोल रहे हैं, लेकिन सिकंदर का नाम क्या है जो वहां पर है उसके राज्य में, फिलिप में, मकदूनिया में, वो सब नाम क्या है उसका? उसका नाम है अलेक्जेंडर। तो उस अलेक्जेंडर को हमने बोला सिकंदर। अब अगर वहां पर हमारे यहाँ की कोई किताब मिलेगी, या फिर यहीं पर हमारे यहाँ पे किताब मिल जाए, तो उसमें क्या लिखा होगा? सिकंदर। अब वहां की कहानी से जब यहाँ की कहानी को, वहां के अलेक्जेंडर की कहानी से जब यहाँ के सिकंदर की कहानी को वो लोग जोड़ेंगे, तो वो लोग समझ जाएंगे कि भाई ये सिकंदर किसको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अलेक्जेंडर को। तो ठीक उसी तरह से जिसको हम चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं, हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है किसी विदेशी ने वर्णन किया है, किसका? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से, ठीक है। प्लूटार्क है, एंटियल है, मतलब दो तीन लोग हैं, वो ज्यादा जरूरत नहीं है हमें करने की। तो बस आप ध्यान रखें कि सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस कौन है, यही है, ठीक। कुल कौन सा है इनका? कुल मतलब किस वंश से हैं, किस कुल से हैं। तो इनके बारे में अलग अलग नाम कहे गए हैं, अलग अलग बात कही गई है। तो कुछ लोग इनको क्षत्रिय मानते हैं और कुछ लोग इनको शूद्र मानते हैं और निम्न श्रेणी का मानते हैं, ठीक है। अब आप याद कैसे रखेंगे, इसको भूल जाएंगे। तो कैसे याद रखना है आपको कि भाई क्षत्रिय इनको कौन मानेगा? जो भेदभाव नहीं करने वाला होगा, भेद उस समय पर, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों क्या है? शांति प्रिय हैं, और इन्हीं का संरक्षण वो कर रहे हैं। ध्यान से देखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपना लिया? जैन धर्म अपना लिया। बेटा क्या? आजीविक धर्म। बेटा क्या? अशोक क्या अपना रहा है? बौद्ध धर्म अपना रहा है। दशरथ, उनका बेटा क्या अपना रहा है? फिर से आजीविक धर्म अपना रहा है वो। तो जब ये उन धर्मों को अपना रहे हैं, तो वो लोग तो समानता की बात करेंगे, वो लोग क्या बताएंगे कि हाँ ये क्षत्रिय हैं, क्योंकि ये क्षत्रियों का काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये क्षत्रिय है। तो बौद्ध धर्म और जैन साहित्यों, बौद्ध और जैन साहित्यों में हमें इनके कुल का क्या पता चल रहा है कि ये क्षत्रिय हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण, हमारे पुराणों में, मुद्रा राक्षस में, ब्राह्मण साहित्य, इन सब में क्या पता चलता है कि ये शूद्र है, निम्न जाति है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इसकी अवहेलना कर रहे हैं। देखो ये बड़ी लंबी थीम है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि इस समय पर क्या है, अलग अलग विचारधाराएं आ रही हैं, और वो विचारधाराएं ये हैं कि जो जिसको काम सौंपा गया है। अभी पहले क्या चल रहा था, वैदिक साहित्य में ये चल रहा था कि ऋग्वेद में क्या, ऋग्वेदिक साहित्य में क्या था शुरुआती समय में, कि कर्म के आधार पर हमें काम करने और चार वर्ण बन जाते हैं। जो ब्राह्मण का काम करेगा, विद्वान का काम करेगा, वो ब्राह्मण है। जो रक्षा करने का काम करेगा वो क्षत्रिय है। जो लेन देन व्यापार का काम करेगा वो कौन है, वैश्य है। और सबकी सेवा करेगा तो वो शूद्र है। लेकिन इस समय तक आते आते यहाँ पर एक विचारधारा आई कि कोई भी कैसा ही भी काम कर सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी कुल में जन्मा हुआ कोई भी काम करेगा तो उसको अच्छे से निभाएगा तो वही कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये साहित्य कह रहे हैं कि ये शूद्र कुल के हैं, निम्न कुल के हैं, और ये क्या, क्षत्रिय का काम कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का क्षत्रिय का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इन दोनों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। इनके जो गुरु हैं, प्रधानमंत्री हैं किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, कौन है, चाणक्य, या उन्हीं का दूसरा नाम है कौटिल्य, या तीसरा नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है, ध्यान रखना है। तीनों एक ही के नाम है, साधारण तौर पर एक के नाम है, सामान्यतः इनको एक माना जाता है। हालांकि इनकी जो अर्थशास्त्र मिली है उसके बहुत सारे खंड हैं, बहुत सारे भाग है, 15 भाग है, और उनमें से ऐसा बोला जाता है कि वो अलग अलग समय पर मिली है, ठीक है, अलग अलग समय पर, कई 100 सालों का मतलब उसमें वर्णन है। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि फिलहाल के लिए सामान्य रूप में हम इनको मानते हैं कि चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है, और इन्होंने ही संभवतः है किसको लिखा, अर्थशास्त्र को लिखा, ठीक है। चाणक्य ही सहायता से ही क्या कर रहे हैं, ये गद्दी पर बैठ रहे हैं। वो मैंने बता दिया, किसको हराकर, मगध के नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर। तो मगध का जो शासक था घनानंद, जिसने अपमान कर दिया था किसका, चाणक्य का। तो चाणक्य ने क्या किया, इन युवा को तैयार किया और घनानंद से युद्ध करवाया, जिसमें ये जीत जाते हैं और ये हार जाता है। और यहाँ पर उस नंद वंश की जगह मौर्य वंश की शुरुआत होती है। तो यह है चंद्रगुप्त। और साथ में ये भी मैंने बता दिया कि आगे चल के चंद्रगुप्त क्या करेंगे, सेल्यूकस से युद्ध हो जाता है इनका आपस में। उस युद्ध में सेल्यूकस क्या हो जाता है, हार जाता है सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन था, सिकंदर का सेनापति, ठीक है, मतलब सिकंदर का उत्तराधिकारी जो यहाँ पर रहा था। उन 3 उत्तराधिकारी यहाँ पर रहे थे, उनमें से सेल्यूकस एक था। तो सेल्यूकस हार गया। इसके बाद में संधि होती है। संधि में ये 4 राज्य सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिए, ठीक है, और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी, ये इस तरीके से 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए, और
4 राज्य सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है थोड़ा सा। वो 4 राज्य कौन से थे? कांधार था, ये इधर वाले ही 4 राज्य। ठीक है, वो चारों राज्य यहां से दे दिए। 4 राज्य का उस समय पर ऐसा नहीं था जैसे अभी के राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य। और साथ में क्या करता है सेल्यूकस, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। सेल्यूकस का ही एक राजदूत है मेगास्थनीज, जो क्या करता है, ये सेल्यूकस एक राजदूत को, ऐसा मान लो कि दहेज में एक राजदूत भेज दिया देखने के लिए कि मेरी बेटी को ठीक रख रहा है या नहीं रख रहा, तो अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया, किसका? हेलेना का। और एक राजदूत भेजा मेगास्थनीज, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। इस मेगास्थनीज ने क्या लिखा? यहीं पर रहा चंद्रगुप्त के दरबार में और यहीं पर रहकर लिखता है वो इंडिका। इंडिका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंडिका। तो किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन है? एक यूनानी राजदूत है जो सेल्यूकस का दरबार में रहता था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ जाता है। और उसी इंडिका से हमें वर्णन मिल रहा है किसका? मौर्यकालीन प्रशासन का। ठीक है, आगे चल के हम करेंगे इसे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के अब जीवन को देख लेते हैं। जीवन के अंतिम समय में क्या कर रहे हैं? ये जैन धर्म को अपना ले रहे हैं, वो मैंने समझाई दिया। इसके बाद ये मगध, होता क्या है देखो, जैन धर्म को अपना लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, होता क्या है मगध में, अभी मैंने बताया मगध में राजधानी है सुरवाती, बाद में जाके मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। शुरुआती समय में जो मगध महाजनपद है वो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये बाकी पूरा साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं अपना। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी मगध में ही है, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अपनी राजधानी परिवर्तित कर देते हैं आगे के राजा, और वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मगध में है। तो मगध में उस समय पर क्या होता है, 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, एक लंबा अकाल। क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि किसके समय में मगध साम्राज्य में या मगध में एक 12 वर्ष का अकाल पड़ा, एक लंबा अकाल जो इस समय पर ही पड़ा, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जब ये अकाल पड़ा तो उस समय पर क्या हो रहा है, दक्षिण भारत में एक जगह है कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति, जहां पर है श्रवणबेल गोला। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या है वो। तो 12 वर्ष का जब अकाल पड़ता है तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, भद्रबाहु जो एक जैन ऐसा मान ले सन्यासी नेता हुआ करते थे, भद्रबाहु, उनके नेतृत्व में श्रवणबेलगोला चले जाते हैं कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला में क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैनियों में क्या है, जब जैन धर्म हमने किया था डिटेल में समझा था, 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर जो आदिनाथ हैं, ऋषभदेव हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र है गोमतेश्वर। उनकी मूर्ति कहां पर है? दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और यहां पर क्या होता है, एक कहते हैं मेला लगता है। वो मेला क्या है? महामस्तकाभिषेक। मतलब क्या होता है, बहुत एक विशालकाय मूर्ति उस समय पर होती थी, सबसे बड़ी मूर्ति, उसको दूध और जल चढ़ाया जाता है, उसको बोला जाता है महामस्तकाभिषेक। ठीक है, उस मेले को जैन धर्म में समझाया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को और बहुत सारे अनुयायियों को लेकर इस अकाल से बचने के लिए वहां पर चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जब ये पहुंचते हैं श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, तो यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। और ये जैन धर्म में इतने लीन हो जाते हैं कि ये बोलते हैं कि अब मैं यहीं पर अपने जीवन का त्याग करूंगा, और संलेखना विधि या संथारा विधि से शरीर त्याग करते हैं। शरीर त्याग करने को बोलते हैं निर्वाण जैन धर्म में, या मृत्यु। तो मृत्यु होता क्या है, संलेखना विधि संथारा विधि होती क्या है, मैंने बताया हुआ है किसमें, जैन धर्म में समझाया था, फिर बता देता हूँ। जीवन के अंतिम दिनों में जब आपको लग रहा है कि आपकी आयु हो चली है 70 वर्ष 80 वर्ष, और आप चाह रहे हैं कि आप शरीर त्याग दें, क्या ही करें जिंदगी में रह के, ठीक है, अब सब कुछ जी लिया है, सब कुछ देख लिया है, शरीर त्यागे, तो क्या करते हैं जैनी? धीरे धीरे खाना बंद कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ देंगे, शरीर को बिल्कुल छोड़ना चालू करेंगे। मतलब खाने को जैसे छोड़ते चले जाएंगे, शरीर क्षीण होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, और वो तब तक जारी रखते हैं जब तक शरीर से प्राण निकल नहीं जाते। उसको बोलते हैं संलेखना या संथारा विधि। तो किसने त्याग किया अपने शरीर का संलेखना विधि से? कौन से राजा ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहां पर गया? तो श्रवणबेलगोला में ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब यहाँ इनसे संबंधित कुछ अभिलेख भी, मैंने बताया कि हम स्रोतों को कोशिश करेंगे कि अलग से माथापच्ची ना करें, इन्हीं के साथ में समझ लें कौन से राजा से संबंधित कौन सा स्रोत है। तो इनसे संबंधित अभिलेख है, एक रुद्रदामन का अभिलेख है, हालांकि ये शक शासक है, फिर बता देता हूं, रुद्रदामन कौन है? शक शासक है। शक कौन है? जब मौर्य वंश खत्म हो जाएगा, कब तक चल रहा है मौर्य वंश? 187 ईस्वी पूर्व तक। मतलब देखो
ये यहाँ पर कब से चल रहा है, 322 से 187 ईस्वी पूर्व तक। तो जब इसका अंत हो जाएगा तो उस अंत के बाद भारत में, मतलब मौर्य काल समाप्त हो गया, जो पूरा साम्राज्य था बड़ा भारत, जो केंद्रीकरण की व्यवस्था थी, वो छोटे छोटे राज्यों में बदल जाएगी। उनमें से कुछ देसी राजा होंगे जो भारत के होंगे, और कुछ विदेशी होंगे जो भारत से बाहर के होंगे, यहाँ पर आकर बसेंगे, यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाएंगे। उनमें से ही एक है राजा, शक मतलब शक। वो शक राजा है कौन, रुद्रदामन। ये एक अभिलेख लिखवाता है, आगे का है, बहुत आगे का अभिलेख है, लेकिन इनका जिक्र मिलता है, इनसे संबंधित है, ये नहीं लिखवा रहे, इस पर जिक्र मिलता है इनका। क्या जिक्र मिलता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कहां पर, ये गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ में है, गिरनार अभिलेख भी इसको बोलते हैं। तो इस पर इस रुद्रदामन ने लिखवाया कि मैं एक झील का निर्माण, वो पुनरुद्धार करवा रहा हूं। मतलब वहां पर एक झील होती थी, कहां पर, गुजरात में, बड़ी झील, गिर झील उसको बोल रहे हैं, गिर की पहाड़ियों के बीच में। तो ये वहां के जब शकों का वहां पर अधिकार हुआ, तो वहां पर लोगों ने बोला कि भाई हमारे रहने के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए, हमारी खेती के लिए ये जो झील बेकार हो गई है, इसको आप ठीक करवा दें, इसमें पानी भरेगा और हमारे खेतों की सिंचाई वगैरह हो जाएगी। रुद्रदामन ने वो करवाया। तो रुद्रदामन ने, क्योंकि राजा क्या करते हैं, किसी पत्थर पर या अभिलेख पर उस जो काम करते थे उस काम को लिखवा देते थे अपनी प्रशंसा में। जैसे अभी भी करते हैं, विधायक ने सड़क बनवाई तो विधायक जी का नाम आ जाएगा सड़क के किनारे पर, ठीक है। तो वैसे ही राजा करते थे। तो रुद्रदामन ने अपनी बड़ाई करवाई कि देखो मैंने बिना पैसे खर्च करे ये करे वो कर, मतलब बिना जनता से पैसे लिए ये करवा दिया, इनके लिए वो करवा दिया, तो इस झील का पुनरुद्धार करवाया मैंने। अब जब ऐसा उसने बोला तो लोगों ने पूछा ये झील करवाया आपने, तो बनाई किसने? तो रुद्रदामन ने लिखवाया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील को बनवाया था। कौन सी झील थी? सुदर्शन झील। तो यहाँ पर इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक उल्लेख मिलता है, कौन सा, कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र प्रांत की जीत की गई थी। मतलब दो उल्लेख मिलते हैं। सौराष्ट्र प्रांत कौन सा? वही गुजरात और महाराष्ट्र के बीच वाला क्षेत्र, ठीक है, उसको सौराष्ट्र बोला जाता है। तो सौराष्ट्र प्रांत की जीत की गई थी किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और वहां पर उन्होंने क्या करवाया था? एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका एक राज्यपाल हुआ करता था, पुष्यगुप्त। पूछा जाता है पुष्यगुप्त किसका राज्यपाल है? पुष्यमित्र शुंग नहीं है, ये पुष्यगुप्त है। तो पुष्यगुप्त जो इनका राज्यपाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, इन्होंने इस आदेश दिया कि भाई झील बनवाओ एक इन लोगों के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये उल्लेख कहाँ मिल रहा है सौराष्ट्र प्रांत की जीत का, सुदर्शन झील के निर्माण का? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। और ये अभिलेख कैसा है? विशुद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख है। अभिलेखों की शुरुआत कौन कर रहे हैं? शुरुआत कोई और कर रहे हैं, लेकिन अशोक के अभिलेख यहाँ पर सबसे प्रचलित अभिलेख है। लेकिन अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो कौन सी? प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि है, आगे चल के अभी बताऊंगा। लेकिन संस्कृत नहीं है। तो आगे चल के संस्कृत में पहला, विशुद्ध संस्कृत में जो अभिलेख लिखा गया है यहाँ पर, वो रुद्रदामन ने लिखवाया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा। एक और अभिलेख मिलता है, महास्थान लेख, महास्थान अभिलेख। कहाँ पर है ये? बांग्लादेश में। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का वर्णन मिलता है कहाँ से? महास्थान लेख से। मतलब अगर आपको पूछा जाएगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, पूरा साम्राज्य विस्तार कर दिया, हमें कैसा पता चले कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है? तो जब दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे तो हमें एक अभिलेख इधर मिल रहा है पश्चिम में, कहां पर? सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात में। तो उससे मिल रहा है कि यहाँ पर सौराष्ट्र प्रांत की जीत चंद्रगुप्त मौर्य ने की। वो वर्णन हमें यहाँ से रुद्रदामन के जूनागढ़ से मिल गया। एक इधर बंगाल की जीत कैसे की, किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। हमें कैसे पता? तो हमें पता है इससे महास्थान अभिलेख से, ठीक है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का वर्णन। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं तो इनका पुत्र है कौन? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके नामों से, थोड़ा सा कामों से, बाकी नामों से, ठीक है। इसका नाम है क्या? इसका दूसरा नाम है अमित्रघात। इसका अर्थ पूछ लेता है तो शत्रु, मित्रघात, शत्रु विनाशक। मतलब इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी शत्रु दिखता उसका ये नाश कर देता। तो इसको शत्रु विनाशक की उपाधि दी जाती थी। तो पूछा जाता है कि शत्रु विनाशक की उपाधि या अमित्रघात की उपाधि किसको दी गई है? तो बिंदुसार को। ध्यान रखना है, बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। 298 से 273 तक, इतने वर्ष तक इसने शासन किया। इसका दूसरा नाम है भद्रसार, जो कहां पर मिलता है? हमें वायु पुराण में मिलता है। हमारे पुराण है 18,
उनमें से वायु पुराण में इस समय का जिक्र मिलता है और उस समय पर एक राजा का जिक्र मिलता है, किसका? बिंदुसार का, जिस पर उसका नाम मिलता है हमें भद्रसार। कहानियां इसकी हैं, नाम भद्रसार है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये बिंदुसार के बारे में है। एक तीसरा नाम है सिंहसेन, ये कहां पर मिलता है हमें? जैन ग्रंथों में। तो जैन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है सिंहसेन, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आजीविका धर्म को भी मानने वाला है, जैन धर्म को भी मानने वाला है, वैसे ये शुरुआत से ब्राह्मणवाद को मानने वाला है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जो किसने किए? अमात्यों ने। अमात्यों ने ये विद्रोह किए थे, पर तक्षशिला में, तक्षशिला मैंने बता दिया पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में है, ठीक है। तो वहां पर 2 विद्रोह हुए उन विद्रोह को किसने दबाया? तो इसके पुत्र हैं, एक सुसीम है और दूसरा अशोक है। तो पहला विद्रोह सुसीम ने दबाया और दूसरे विद्रोह को इसने किसको भेजा? अशोक को भेजा दबाने के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो किसके काल में? बिंदुसार के काल में। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य से वहां के आसपास के राजा डरते थे, कोई विद्रोह नहीं करता था, लेकिन इसके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। ये क्या करता था? जो इसके विरोधी होते थे उन्हें दबा कुचल देता था। तो यहाँ पर इसने क्या काम किया? वहां के लिए अपने 2 बेटों को भेजा, उन दोनों में एक का नाम है सुसीम और दूसरे का नाम है अशोक। सुसीम को पहले और अशोक को बाद में भेजा, ठीक है। अशोक को क्या किया? इसने अवंती का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। आगे चल के क्वेश्चन आता है कि अशोक राजा बनने से पहले, सम्राट बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अलग अलग जगह है, वहां पर अवंती का राज्यपाल किसको? अशोक को नियुक्त कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब इससे और क्या चीज है? ये तो हो गया इसके बारे में। इसमें सीरिया का शासक, सीरिया कहां पर पड़ता है? तो वही भारत से चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साइड में चलेंगे नीचे ईरान, इराक, सीरिया, अरब, सीरिया, सीरिया। तो सीरिया का शासक है एंटियोकस प्रथम। इस एंटियोकस के प्रथम से इसका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हुआ, आपस में मैत्री समझौते हुए कुछ, उन्हीं के तहत इसने पत्र लिखा उसे एंटियोकस को और डिमांड की सॉरी, पूछा जाता है कि किसने ये डिमांड की या ये डिमांड किसने की, दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो एंटियोकस प्रथम से डिमांड की क्या? 3 चीजों की, 3 चीजों की मांग की किसने? बिंदुसार ने। वो 3 चीजें क्या है? एक तो सूखी अंजीर, आपको पता होगा अंजीर कैसे क्षेत्र में मिलती है? तो अंजीर मिलती है सूखे क्षेत्र में, ठीक है। तो अंजीर की डिमांड की, मदिरा की डिमांड की कि हमें मदिरा चाहिए, अंजीर चाहिए, और एक दार्शनिक की डिमांड की। 3 चीजों की डिमांड की। पूछा जाता है किसने की? तो बिंदुसार ने की। बिंदुसार ने किन 3 चीजों की डिमांड की? तो इन 3 चीजों की, अंजीर की, मदिरा की और दार्शनिक की। तो ये एंटियोकस क्या करता है? एंटियोकस बोलता है कि भैया हम 2 चीज तो आपको भिजवा देते हैं। कौन कौन सी? एक अंजीर भिजवा देते हैं और दूसरा मदिरा भिजवा देते हैं। भिजवा दी उसने। तीसरे के लिए वो लिखता है, वापस में पत्र लिखता है कि हम आपको 2 चीज भिजवा रहे हैं, लेकिन तीसरी चीज नहीं भिजवा सकते, चाहकर भी नहीं भिजवा सकते। क्यों नहीं भिजवा सकते? तो उसमें रीजन डाल देता है। तो पूछा जाता है क्या नहीं भिजवाया? दार्शनिक नहीं भिजवाया। क्यों? उसने बोला कि हमारे यूनान के कानून के अनुसार, यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय हम नहीं कर सकते, मतलब दार्शनिकों को हम नहीं बेच सकते। तो ऐसा उसने लिखा और दार्शनिकों को वो नहीं भेजता है। लेकिन क्या करता है? एक राजदूत को भेज देता है यहाँ पर समझाने के लिए और यहाँ पर देखने के लिए। राजदूत का मतलब आपको पता होगा, जो दूसरी जगह पर जाकर, दूसरे राज्य में जाकर, देश में जाकर और वहां पर प्रतिनिधित्व करता है अपने देश का। तो ये एक राजदूत को भेजता है, दार्शनिक को नहीं भेजता। एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, इस बात को ध्यान रखना है। तो डाइमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। पूछा जाता है किसने भेजा? एंटियोकस प्रथम ने भेजा। एंटियोकस प्रथम कौन था? सीरिया का राजा था। सीरिया का राजा ने ये डाइमेकस को क्यों भेजा? क्योंकि इसने डिमांड की थी, 3 डिमांड की थी, लेकिन तीसरी वो पूरी नहीं कर पाया, दार्शनिक को नहीं भेज पाया। सूखे अंजीर और मदिरा को उसने भेज दिया, साथ में एक दार्शनिक भेज दिया, डाइमेकस। तो ये तक्षशिला का विद्रोह किसके समय में हुआ? बिंदुसार के समय में। इसके नाम अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन, ये इसी के समय में थे। अब आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में संक्षेप में बता देता हूं, उसके बाद में हम सम्राट अशोक और सम्राट अशोक से संबंधित अभिलेख, क्योंकि अभिलेखों की डिटेल है, उसको करेंगे और फिर इसके प्रशासन को देखेंगे। तो सम्राट अशोक कौन है? संक्षेप में थोड़ा सा समझ लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम। तो सम्राट अशोक कौन है? बिंदुसार के पुत्र हैं। कौन है? वही पुत्र है जिसने किसका? तक्षशिला का विद्रोह दबाया बिंदुसार के समय में। वही पुत्र है जो राजा बनने से पहले कौन है? अवंती का राज्यपाल है। समझ गए? तो ये है
273 से 232 तक इतने लंबे समय के लिए सम्राट अशोक राजा रहते हैं। वास्तविक राज्य कब हुआ है इनका? 269 में, 269 में। अब ये 4 साल यहाँ पे लिखा है 273, ये 269, तो ऐसा क्यों हुआ? गृह युद्ध के कारण पूछा जाता है, गृह युद्ध के कारण किस राजा का राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ है? तो किसका? सम्राट अशोक का। कैसे? भाई हैं बहुत सारे, उन भाइयों की ये हत्या करता है, और हत्या ऐसा बोला जाता है, सिंगली साहित्य है, मतलब हमारे दिव्यवंश, महावंश ऐसे करके साहित्य हैं, उन साहित्यों में ये वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? कि 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा है। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार, एक कहानियों के अनुसार मिलता है कि 99 भाइयों की हत्या करके अशोक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, हमें दीपवंश महावंश में मिलता है कि बहुत सारे भाइयों की हत्या करके अशोक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब उसके बाद में क्या कर रहा है इसकी उपाधि है कौन सी? प्रियदर्शी और देवान्ना प्रिय। ठीक, उपाधि को ध्यान रखना है, किस लिए? उपाधियों से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अमित्रघात किसको बोला गया है? बिंदुसार को बोला गया है। वैसे ही प्रियदर्शी देवाना प्रिय कौन है? इसका अर्थ क्या है? देवताओं का प्रिय। ठीक है, उपाधि इसकी कहाँ मिलती है? तो वो अभिलेखों में मिलेगी। किस जगह मिलेगी? कौन से अभिलेख में? हमसे क्वेश्चन होता है कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, कौन से अभिलेख में प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पर बैठ गया। साथ में कलिंग युद्ध लड़ रहा है। कितने वर्ष बाद लड़ रहा है? 261 में लड़ रहा है। 8 वर्ष बाद अपने जीवन में एकमात्र युद्ध लड़ा, बड़ा युद्ध, अपने शासक बन रहते हुए, राज्य अभिषेक के ठीक 8 वर्ष बाद। ठीक है, एक युद्ध लड़ रहा है, क्या? कलिंग का युद्ध। और इस युद्ध का वर्णन जब मिलता है हमें, तो ऐसे वर्णन मिलता है कि हजारों लाखों, ये हमें मिलता है बौद्ध साहित्यों में, हजारों की, लाखों की संख्या में, 50,000 की संख्या में लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, और इतने लोग मरने के बाद में हृदय परिवर्तित हो जाता है अशोक का। ऐसा ऐसा बोलेगा कौन? बौद्ध साहित्य बोलेंगे, क्योंकि इसने बौद्ध को अपना लिया। तो बौद्ध क्या करेंगे? बड़ाई करेंगे अपनी, कि देखो हमारा धर्म ऐसा है कि हमारे धर्म को अपनाने के बाद एक राजा जिसने हजारों लोग, अपने 99 भाइयों की हत्या करी है और हजारों लाखों लोगों को मारा है, उसका भी हृदय परिवर्तित हो गया। तो ऐसा वर्णन करने वाले हैं बौद्ध साहित्य। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, अशोक वास्तविक राज्याभिषेक 269 में हो रहा है। इसके 8 वर्ष बाद राज्य अभिषेक के समय अपने भाइयों की हत्या करके राजा बन जा रहा है, लेकिन कलिंग विजय कर रहा है 261 में। कलिंग का युद्ध कर रहा है ये 8 वर्ष बाद। इससे बाद में इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है इतनी हिंसा को देखने बाद, और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद में ये शिक्षा लेता है किससे? उपगुप्त से। इसके गुरु बनते हैं कौन? उपगुप्त। पूछा जाता है उपगुप्त ने इनको शिक्षा दी। उसके बाद हृदय परिवर्तित हुआ तो राज्य विस्तार की नीति छोड़कर वो क्या लग गया? धम्म की नीति। धम्म क्या है? बुद्ध के नैतिक आचरण, मतलब किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो जो दर्शन है उनको धम्म बोला जाता है। तो ये राज्य विस्तार अब नहीं करना है, ये लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, हमें धम्म पर चलना है, धम्म की नीति पर। तो ये उसके तहत क्या करता है? इसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाता है, और साथ में क्या करवाता है? बौद्ध के साथ साथ आजीवक धर्म को भी संरक्षण देता है, अपने पिता के धर्म को भी। ठीक है, आजीवकों को बाराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान देता है। कौन कौन सी गुफाएं पूछी जाती हैं? लोमस ऋषि की गुफा। आजीवक बराबर क्या है? पहाड़ियां, पहाड़ियों में रहने के लिए। देखो जो कुछ धर्म वाले हैं वो क्या करेंगे, उस समय पर जो पहाड़ियां हैं उनको काट कर अंदर अंदर गुफाएं बना दी जाती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो इसलिए बता रहा हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर अमरनाथ है, तो वो भी क्या है? गुफा है, अमरनाथ की गुफा। वैष्णो देवी क्या है? वैष्णो देवी की गुफा। वो सब गुफा है ना। तो ये लोग क्या करते थे? ये कृत्रिम गुफाएं बनाते थे, उनको काटते रहते और अंदर 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 गुफा बना देते तो रहने के लिए। तो आजीवकों को, आजीवक धर्म है, उन लोगों को बराबर की पहाड़ियों में, बराबर वाली नहीं है, बराबर नाम है, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान दे रहा है। वो कौन कौन सी गुफाएं हैं? लोमस ऋषि की गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। इनके चारों के नाम याद रखने हैं। और ये यात्राएं कर रहा है धम्म की नीति को छोड़कर, उसका प्रचार राज्य विस्तार की नीति को छोड़कर धम्म की नीति में चलते हुए अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है। साम्राज्य विस्तार में गलत बोले हो, धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, धर्म का विस्तार कर रहा है, और उसके प्रचार प्रसार विस्तार के लिए क्या कर रहा है? अलग अलग लोगों को अलग अलग दिशा में भेजता है, भारत में, भारत के बाहर भी। तो अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा,
इन दोनों को भेजता है कहाँ पर, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका। पूछा जाता है तो श्रीलंका किसने भेजा? अशोक ने। किसको भेजा? अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। खुद यात्राओं पर निकलता है और अपने इस युद्ध के बाद में, ये 10 वर्ष बाद बनने के बाद शासक क्या कर रहा है? धम्म के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, धम्म आचरण करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म जहां जहां बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल थे वो सभी जगह ये जाने की कोशिश कर रहा है। और उसी नीति के तहत बौद्ध गया, जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां पर जाता है सबसे पहले, ठीक है, 10वें वर्ष में। कुशीनगर, जहां पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण हुआ, मतलब मृत्यु हुई, कुशीनगर। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, जहां पर जन्म हुआ, पता होगा। सारनाथ, जहां पर क्या किया था? सबसे पहला उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने। श्रावस्ती, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षावास किए, जहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए। तो ये जहां जहां महात्मा बुद्ध रहे उन सभी जगह की यात्राएं कर रहा है। तो इसका मतलब बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंक्लूजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि सम्राट अशोक और उसका जो जिक्र मिलता है, सभी कामों का जिक्र मिलता है इसके अभिलेखों में। तो इसके अभिलेखों को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल मैंने संक्षेप में अशोक को भी साथ में ही समझा दिया है। किसके साथ में? एक बार देख लें। ये हमने समझा कि अशोक का जीवन कैसे चला है और किस तरह से मुड़ गया है। उसके बाद बिंदुसार इससे पहले था, इसके पिता थे, उन्होंने क्या काम किया, उनके दरबार में कौन कैसे आया वो देखा। उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके भी पिता हैं, अशोक के दादाजी हैं, उनको हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, अपने निर्वाण प्राप्ति की। कौन कौन से अभिलेखों में इनका जिक्र मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से राजा बने, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और उस लड़ाई में जीतने के बाद कैसे उनकी संधि समझौता हुआ वो देखा। तो ये हमने देख लिया, लगभग लगभग हमने इन तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। बाकी इसके अभिलेखों से, और ये अभिलेखों से अशोक को समझेंगे, और साथ में कौटिल्य और मैगनीज के अर्थशास्त्र और इंडिका से, ये बौद्ध साहित्यों से, जैन साहित्यों से हम इस प्रशासन और समाज को, इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ये क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक सारथी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लॉजिकली मैं समझाने वाला हूँ कहानियों के रूप में, तो वो जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जोड़िए। क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।